दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद खुशी चैनल पर। मेरा नाम मनोज, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो आधुनिक भारत से पढ़ेंगे। फर्स्ट वीडियो, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो दोस्तों, हमने इससे पहले काफ़ी प्राचीन भारत के जितने वीडियो बनते थे मोस्ट वो हमने बना के डाल दिए हैं। आपको प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज चैप्टर मिल जाएंगे, तो उन्हें भी देखें। और हमारी जो वीडियो है ये आधुनिक भारत पर आएगी, जिससे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, जिससे ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आधुनिक भारत से। तो हम इस पर काफ़ी जो मोस्ट चैप्टर हैं उन पर वीडियो बनाएंगे। तो इसके अलावा हमारी जो वीडियो हैं वो संविधान पर और मध्यकालीन भारत पर भी आती रहेंगी। तो सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं आधुनिक भारत काल में, सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट वीडियो, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो हम देखते हैं क्या थी स्थिति, तो हम समझेंगे एक स्थिति से। तो क्या थी स्थिति और भारत की स्थिति क्या थी, और उसी समय यूरोप की स्थिति क्या थी, तो हम ये चीज़ समझेंगे। तो ये था भारत, ये यूरोप। तो इन दोनों की स्थिति में समझे दोस्तों। तो हम देखते हैं दोस्तों कि जो यूरोपीय और भारत का व्यापार पहले भी होता था, ये नहीं कि अभी होने लगा है। हमने देखा है सिंधु घाटी सभ्यता से जो भारत के लोग थे वो रोमन सभ्यता से परिचित थे। तो लगभग जो भारत का इतिहास है वो यूरोप के साथ भारत का जो इतिहास है वो लगभग 5000 साल पुराना है, 5000 साल पुराना है। और जो हम सिंधु सभ्यता और रोमन सभ्यता से भारत परिचित था, तो पहले भी विदेशों से भारत का व्यापार होता था। लेकिन क्या होता है कि भारत का जो व्यापार था वो यूरोप से होता था और यूरोप का भारत से व्यापार होता था। तो क्या होता है कि जब बीच में एक जगह है कस्तंतुनिया, तो उस क्षेत्र में क्या होता है, तो ये एक बेसिक डिटेल है जिससे वो मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। तो इस मार्ग जो अवरुद्ध हो जाता है, इसके बाद जो समुद्री खोज होती हैं तो उसे देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले चलते हैं कि इस जो मार्ग बंद हो जाता है इसकी डिटेल क्या है, तो डिटेल समझेंगे दोस्तों। तो जो ये कस्तूनिया क्षेत्र है, कस्तूनतुनिया, और जो ये कस्तूनतुनिया क्षेत्र है ये यूरोप का पूर्वी भाग है जो तुर्की के क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ अरबों का आक्रमण होता है, अरबों का आक्रमण होता है और कस्तूनिया क्षेत्र को वो अपने अधिकार में ले लेते हैं। और जो स्थलीय मार्ग था यूरोप का भारत से और भारत का यूरोप से, तो वो बंद हो जाता है। और ये घटना कब होती है, तो ये लगभग 1453 ईस्वी में होती है। तो यहाँ जो भारत का व्यापार था वो बंद हो जाता है। लेकिन फिर कुछ समय बाद लगभग 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में भौगोलिक खोज होती है। तो जो भारत का इतिहास था वो लगभग मुगल वंश चल रहा था, इसमें मुगल वंश। और इसमें जो हम देखते हैं इसमें मध्यकालीन भारत का दौर चल रहा था और यूरोप में आधुनिक यूरोप का दौर चल रहा था। लेकिन अगर भारत में देखें तो मुगल वंश का दौर चल रहा था, लेकिन यहाँ यूरोप में देखते हैं तो पुनर्जागरण की ओर अग्रसर था। लेकिन यहाँ ही एक भौगोलिक खोज की तरफ यहाँ के राजा जो होते हैं वो काफ़ी अग्रसित होते हैं। तो हम भौगोलिक खोज में भी देखते हैं स्पेन और पुर्तगाल की दिलचस्पी ज़्यादा होती है। तो उसी स्पेन और पुर्तगाल के क्षेत्र में अगर देखें तो वो अलग अलग भेजते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कोलंबस, और कोलंबस निकलते हैं, तो उसे भी देखेंगे हम दोस्तों। तो कोलंबस क्या निकलते हैं, तो हम देखते हैं ये था एशिया, और इसके नीचे था ऑस्ट्रेलिया, और इसके नीचे है दक्षिण अफ्रीका, और ये उत्तर अमेरिका, और ये दक्षिणी अमेरिका। तो ये हमने वर्ल्ड का मैप एक शॉर्ट लिस्ट देखा है। तो इसमें देखते हैं जब ये कोलंबस करते हैं 1492 ईस्वी में, तो ये समुद्री मार्ग की खोज के साथ ये अमेरिका को खोज लेते हैं। और जो वास्को ड गामा होते हैं हमारे, वो निकलते हैं समुद्री मार्ग की खोज की तरफ, और वो दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण से होते हुए और वो भारत को खोज लेते हैं। लेकिन अगर देखें
तो यहाँ से भी कई क्वेश्चन बनते हैं कि जो कोलंबस निकलते हैं भारत की खोज के लिए, वो क्या खोज लेते हैं, अमेरिका। और जो वास्को ड गामा है वो निकलते हैं भारत की खोज के लिए और सन 1498 में वो भारत की खोज कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, तो जो ये खोज करते हैं, फिर ये कंपनी जो जितने भी देश होते हैं इनका आगमन का क्रम, तो पहले सबसे पहले उन्हें समझ लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो कंपनियों का आगमन, कंपनियों का आगमन का क्रम, सबसे पहले कौन सी कंपनी आती है, फिर उसके बाद कौन से देश आते हैं। तो जो यूरोप देश आते हैं तो उनके आने का क्रम, तो सबसे पहले आते हैं पुर्तगाल। पुर्तगाल तो लगभग दोस्तों कितने में आते हैं वो, लगभग आते हैं वो 1498 में। कौन आते हैं, तो वास्को ड गामा। और वास्को ड गामा कहाँ आते हैं, तो वो भारत के दक्षिण पश्चिमी तट है कोचीन, केरल की साइड में, तो वहाँ आते हैं। और वहाँ के जो स्थानीय राजा होते हैं जमोरियन, तो वो काफ़ी भव्य स्वागत करते हैं। तो हम देखते हैं इसके बाद कौन आते हैं दोस्तों, तो इसके बाद आते हैं डच। और ये कब आते हैं, तो ये आते हैं 1595 ईस्वी में। और इनके बाद देखें दोस्तों, तो ये डच आते हैं भारत की क्षेत्र खोज के लिए, लेकिन ये पहुंच कहाँ जाते हैं, तो भारत के इंडोनेशिया क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। वहाँ से काफ़ी वस्त्रों का, मसालों का व्यापार करते हैं। और फिर बाद में आते हैं ये भारत से वस्त्रों का व्यापार करते हैं। और इसके बाद देखते हैं दोस्तों, तो फिर आते हैं अंग्रेज। तो काफ़ी दोस्तों को दिक्कत होती है कि पहले डच आए थे कि अंग्रेज आए थे। तो पहले काफ़ी डच आए थे, आने का जो क्रम है वो पहले आए थे डच और फिर बाद में आते हैं अंग्रेज। लेकिन अगर हम आगे पढ़ेंगे, जो कंपनियों की स्थापना का क्रम है, अगर कंपनियों की स्थापना के क्रम में देखें तो पहले अंग्रेज स्थापना करते हैं, फिर डच करते हैं। तो सबसे पहले आने के क्रम में देखते हैं दोस्तों, पहले पुर्तगाल, फिर डच और फिर अंग्रेज। अंग्रेज कितने में आए थे, तो ये आए थे 1600 में। और इनके बाद आते हैं फ्रांस कितने में आते हैं दोस्तों, तो वो आते हैं 1664 में। तो ये एक छोटा सा कोष्टक है, ये याद करना काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अब जो क्या होता है कि जब ये आते हैं और ये भारत के साथ व्यापार करते हैं, इनको अधिक लाभ मिलता है। लेकिन फिर ये क्या करते हैं कि जो व्यापार अधिक लाभ मिलता है, तो वहाँ के जो स्थानीय राजा होते हैं वो एक कंपनी की गणना करते हैं और कंपनी बनाकर भारत में भेजना शुरू कर देते हैं। तो कंपनी की जो गणना होती है वो क्या होती है, तो जैसे अब पुर्तगाल आते हैं तो ईस्ट इंडिया की कंपनी की गणना होती है। तो जैसे पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसके बाद देखें तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये आते हैं। तो इनके जो स्थापना का क्रम है वो कब होता है, स्थापना का क्रम दोस्तों याद रखना है, क्योंकि इनमें जो चेंज होता है बस डच और अंग्रेज, क्योंकि इनके स्थान चेंज हो जाते हैं। आने के क्रम में अंग्रेज बाद में आते हैं डचों के, और जो इस कंपनी की स्थापना होती है वो अंग्रेज पहले कर देते हैं। तो हमने अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ा भी है कि 31 दिसंबर 1600 में जो महारानी एलिजाबेथ थी इंग्लैंड की, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करती हैं। फिर हम देखते हैं दोस्तों कि जो ये आते हैं और व्यापार करते हैं, तो भारत में जिस क्षेत्र में इनका प्रभुत्व ज़्यादा बढ़ता है, तो उसी क्षेत्र में ये एक कोठी का निर्माण करते हैं, व्यापारिक कोठी का निर्माण, जिसे कंपनी के नाम से जाना जाता है। तो वो देखते हैं दोस्तों, तो हमें पता है दोस्तों ये आते हैं किससे, तो ये आते हैं समुद्री मार्ग से। तो जो पुर्तगाल वासी आते हैं वो किस क्षेत्र, कहाँ आते हैं, तो वो आते हैं केरल की साइड में। अगर केरल की साइड में देखें दोस्तों, तो जो केरल की साइड में आते हैं तो वो आते हैं कोचीन। कहाँ आते हैं दोस्तों, तो कोचीन। और कोचीन इनकी जो कंपनी होती है
उसकी जो स्थापना करते हैं वो सबसे पहली कहाँ करते हैं, तो वो कोचीन में करते हैं। तो पुर्तगाल से भी क्वेश्चन बन जाता है कि इनकी जो पहली कंपनी की स्थापना हुई थी वो किस जगह पर हुई थी, भारत में कितने सन में हुई थी, तो वो हुई थी कोचीन में। कोचीन में लगभग 5 वर्ष बाद, तो 1503 में। अगर देखें दोस्तों तो अंग्रेज, फिर इसके बाद आते हैं अंग्रेज, और तो अंग्रेज आते हैं तो वो किस जगह आते हैं, तो वो आते हैं गुजरात के सूरत, गुजरात के सूरत क्षेत्र में आते हैं। और गुजरात के सूरत क्षेत्र में देखें दोस्तों तो इनकी जो कंपनी की स्थापना है वो सूरत में होती है। वो कब होती है, 8 साल बाद, तो 1608 में। और कहाँ आते हैं वो आते हैं सूरत। तो इससे अंग्रेज़ों के, इससे भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि अंग्रेज़ों के जो पहली कंपनी बनकर तैयार हुई थी और जो पहली कंपनी का कार्य शुरू हुआ था, तो इससे भी काफ़ी कुछ 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जिससे हमें भी जो दिक्कत होती थी, आपको भी काफ़ी दिक्कत होती होगी, लेकिन आज जो पढ़ेंगे हम ऐसा पढ़ेंगे जो दोनों दिक्कतों का सामना ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों क्या होता है कि जो हम पढ़ते हैं, जो भारत में चल रहा था वो मुगल वंश का शासन चल रहा था। मुगल वंश में देखें तो वहाँ के जो शासक थे वो कौन थे, तो वो थे जहांगीर। जहांगीर का शासन चल रहा था। लेकिन देखते हैं कि इंग्लैंड की तरफ से कुछ अधिकारी आते हैं, और अधिकारी आते हैं तो जो जहांगीर थे वो उनको अनुमोदन देते हैं। जो अनुमोदन में क्या देते हैं, तो वो कंपनी बनाने का निर्णय देते हैं। तो लगभग 1608 में कंपनी बनाने का निर्णय मिल जाता है अंग्रेज़ों को। तो वो सूरत में अपनी कंपनी की शुरुआत कर देते हैं बनाने। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसी बात होती हैं जिनसे जहांगीर नाराज़ हो जाते हैं और कंपनी की जो स्थापना उसे रोक देते हैं। फिर क्या होता है कि जो अंग्रेज़ यहाँ कंपनी का निर्माण करते हैं वो इसी टाइम के बीच में वो अपनी एक कंपनी मसूलीपट्टनम में स्थापना कर लेते हैं। कितने में सन दोस्तों, तो वो करते हैं 1911 में। वो 1911 में बनाकर तैयार कर लेते हैं। लेकिन फिर देखें दोस्तों तो ये लगभग 1611 दोस्तों, 1611 में बनाकर तैयार कर लेते हैं। फिर देखें दोस्तों तो जो सूरत वाली 1608 में बनने के लिए तैयार हुई थी, वो बनकर कब तैयार होती है, तो वो होती है 1613 में बनकर तैयार होती है। तो इससे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले बनकर तैयार कौन सी हुई, तो मसूलीपट्टनम वाली। और सबसे पहले जो कार्य शुरू हुआ तो वो किस पर हुआ, सूरत वाली पर। तो जो सूरत वाली बनकर कब तैयार होती है, तो वो 1613 ईस्वी में, और मसूलीपट्टनम वाली 1611 में बनकर तैयार हो जाती है। और इसके बाद देखें दोस्तों तो फिर आते हैं डच। डच किस क्षेत्र में आते हैं, तो डच आते हैं मसूलीपट्टनम में। तो मसूलीपट्टनम में वो अपनी फैक्ट्री या कोठी का निर्माण करते हैं। और कितने सन में करते हैं, तो लगभग 1602, और 1602 के बाद लगभग 3 वर्ष बाद 1605 में ये बनाकर तैयार करते हैं। अगर इनकी बात करें दोस्तों तो फिर आते हैं फ्रांसीसी। और फ्रांसीसी कहाँ बनाते हैं, तो वो भी सूरत में बनाते हैं। तो फ्रांसीसी आते हैं फिर उसके बाद, और वो कहाँ बनाते हैं, तो वो बनाते हैं सूरत में। और वो कब बनाते हैं, तो वो अपने 4 साल बाद बनाते हैं 1668 में। तो इन डेटों को याद करने में काफ़ी दिक्कत नहीं होंगी, लेकिन जो डेट हैं वो काफ़ी ऐसी लग रही है कि दिक्कत हो सकती है। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं दोस्तों। को कंपनी की स्थापना कब होती है, तो 1498। पुर्तगाल की कंपनी की स्थापना कब हुई, 1498 में। और उन्होंने प्रथम कोठी कहाँ बनाई, 1503 में। तो इन्हें याद करना भी काफ़ी आसान है दोस्तों। जो पुर्तगाल आए थे वो 1498 में आए, लेकिन उन्होंने प्रथम कोठी या फैक्ट्री की स्थापना करी कोचीन में। तो वो कब की, अपने 5 साल बाद, और कितने में, तो 1503 में। और इसके बाद आते हैं अंग्रेज। अंग्रेज कितने में आते हैं, 1600 में। और वो अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं कहाँ, तो वो सूरत में करते हैं। वो सन कितने में करते हैं, तो वो 8 साल बाद करते हैं, 1608 में। तो काफ़ी ईजी है। और इसके बाद आते हैं डच। डच कितने में आते हैं दोस्तों, तो डच आते हैं 1602 में। फिर वो अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं कितने साल बाद, 3 साल बाद। तो 1605 में कहाँ करते हैं, मसूलीपट्टनम में।
इसके बाद देखते हैं फ्रांस आते हैं। फ्रांस कितने में आते हैं दोस्तों? तो वो आते हैं 1664 में, और वो फिर 4 साल बाद कंपनी की स्थापना करते हैं। वो कहाँ करते हैं? जहाँ अंग्रेज़ों ने की थी सूरत में, वहीं फ्रांसीसी करते हैं सूरत में। तो कितने में करते हैं? तो 1668 में। तो काफ़ी याद करना ईजी है। तो आप इस टेबल को एक माइंड में फीड कर लेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन कोई छूटे ना। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं पुर्तगाल पर। अब देखते हैं दोस्तों कि पुर्तगालियों की तरफ से कौन आते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पुर्तगालियों की तरफ से वास्को ड गामा, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। वास्को ड गामा ये भारत आते हैं। कितने में आते हैं? तो ये आते हैं 1498 में। और एक आते हैं कोलंबस, जिनसे क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। कोलंबस वो कब आते हैं? तो वो आते हैं 1492 में। तो ये कहाँ के थे? ये थे पुर्तगाल। और ये कहाँ के थे? तो ये थे स्पेन। तो जो कोलंबस होते हैं वो भारत की खोज के लिए निकलते हैं, लेकिन क्या खोज लेते हैं? वो अमेरिका को खोज लेते हैं। और जो वास्को ड गामा है वो 1498 में भारत की खोज के लिए निकलते हैं, तो वो भारत की खोज कर लेते हैं। तो खोज से एक महत्वपूर्ण बात ये है दोस्तों कि जो ये दक्षिण अफ्रीका और ये था एशिया, जो भारत था यहाँ, तो जो आते हैं यूरोप की तरफ से वास्को ड गामा, तो वो भारत की खोज करते हैं। तो भारत की खोज से तो खोज हमारे दिमाग में इस प्रकार छाया हुआ है कि भारत की खोज की थी। तो भारत क्या मतलब पहले था ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि भारत कोई गुम हुई चीज़ थी जो खोजा गया था। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, लगभग 5000 साल वर्ष पुराना हमारा इतिहास है, तो हम पढ़ते भी हैं। तो ऐसा नहीं था। अगर देखें तो वास्को ड गामा 1498 में निकलते हैं, तो वो समुद्री मार्ग से निकलते हैं। और समुद्री मार्ग का नाम क्या था दोस्तों? तो इसका नाम था कैप ऑफ गुड होप। तो जो वास्को ड गामा निकलते हैं समुद्र के मार्ग से, तो उस मार्ग का नाम क्या था? कैप ऑफ गुड होप। तो कैप ऑफ गुड होप के जो मार्ग से निकलते हैं, तो किस मार्ग की खोज करते हैं? वो कैप ऑफ गुड होप की, तो ना कि भारत की खोज करते हैं। तो ये जो आंसर बनता है कि भारत की खोज किसने की थी, तो ये अटपटा सा लगता है सुनने में भी। तो समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वो वास्को ड गामा ने की थी। और उस समुद्री मार्ग का नाम क्या है? तो उसका नाम है कैप ऑफ गुड होप। और जब ये पहुंचते हैं यहाँ, तो यहाँ के जो स्थानीय राजा होते हैं जमूरियन, तो वो काफ़ी भव्य स्वागत करते हैं। और भव्य स्वागत करने के उपरांत देखते हैं दोस्तों, तो वो काफ़ी यहाँ से जो वास्को ड गामा हैं वो काफ़ी माल ले जाते हैं, जैसे मसाले ले जाते हैं, वस्त्र ले जाते हैं। तो काफ़ी अधिक मात्रा में वो अपने यूरोप को ले जाते हैं और वहाँ जाकर बेचते हैं। अगर फिर देखें तो बेचने के बाद सारा खर्च निकाल कर अगर देखें तो उन्हें कितना मुनाफा होता है? तो उन्हें होता है 60 गुना। उन्हें 60 गुना मुनाफा होता है। तो ये एक रोचक सी बात थी कि 60 गुना मुनाफा। तो इसी उपरांत फिर 1500 में आते हैं पेड्रो अल्वारेज, और वो भी काफ़ी सामान ले जाते हैं, मसाले ले जाते हैं और वस्त्र ले जाते हैं, और वो भी काफ़ी मुनाफा कमाते हैं। फिर पुनः 1502 में वास्को ड गामा फिर आते हैं और फिर माल ले जाते हैं। तो ये जो लाभ कमा के दिखाया वास्को ड गामा ने, पेड्रो अल्वारेज ने, तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है पुर्तगाल के इतिहास को। तो वहाँ के राजा थे, तो वहाँ के राजा कौन थे? तो उनका नाम था प्रिंस हेनरी। पुर्तगाल के राजा कौन थे? तो प्रिंस हेनरी। और उनको किस नाम से जाना जाता था? तो उनको जाना जाता था द नेविगेटर। तो प्रिंस हेनरी को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? तो द नेविगेटर। और फिर क्या तय होता है कि फिर
जो पुर्तगाल के राजा होते हैं वो एक ऐसा समूह बनाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर कि वहाँ से वायसराय नियुक्त होकर भारत में भेजना तय करते हैं। और फिर देखते हैं हम भारत में प्रथम वायसराय आते हैं, द्वितीय वायसराय आते हैं पुर्तगाल के, तो क्या होता है फिर वायसराय आते हैं। तो दोस्तों वायसराय भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों पुर्तगाल की तरफ। पुर्तगाल, और सबसे जो पहले वायसराय या प्रथम जो गवर्नर आते हैं तो वो कौन आते हैं, तो वो आते हैं फ्रांसिस de अल्मीड़ा। तो इनके नाम काफ़ी लंबे चौड़े हैं, तो काफ़ी हमें टाइटल याद करना है बस, अल्मीड़ा। हमें तो इनका टाइटल याद करना है जिससे हमारे क्वेश्चन ना छूटे। और ये कब आते हैं दोस्तों, तो ये आते हैं 1505 ईस्वी में। और ये कब तक रहते हैं भारत में, तो ये रहते हैं 1509 ईस्वी तक। तो इनका जो आने का देखते हैं, इनके आने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो हम देखते हैं ये प्रथम वायसराय थे, प्रथम वायसराय। अगर देखें तो दोस्तों इन्हें गवर्नर भी कह सकते हैं, प्रथम गवर्नर, प्रथम गवर्नर। अगर दोस्तों अगर हम बात करें तो इनके आने से क्या प्रभाव पड़ता है, तो इनके आने से ये जो समुद्री मार्ग, जो समुद्री क्षेत्र होता है उसको जीतते हैं और कब्जा कर लेते हैं। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है पुर्तगाल की, उस पर काफ़ी उसका विकास होता है। तो इनके जो द्वारा एक नीति चलाई जाती है वो चलाई जाती है विलू वाटर पॉलिसी। अगर देखते हैं दोस्तों तो विलू वाटर पॉलिसी चलाई जाती है। विलू वाटर पॉलिसी का मतलब है कि जो ये हिंद महासागर के रास्ते से आते हैं, तो ये हिंद महासागर का जितना भी क्षेत्र होता है उस पर एक प्रकार से कब्जा कर लेते हैं। कब्जा का मतलब है कि इनके जो जहाजी डेरे होते हैं वो कब्जा कर लेते हैं, जिससे कोई दूसरा देश भारत में नहीं घुस पाए और भारत से व्यापार नहीं कर पाए, क्योंकि जितना भी जो लाभ होता है वो हमें ही मिले। और इसके बाद देखते हैं दोस्तों तो इनका जो अधिकार है वो काफ़ी बाद में डच और अंग्रेज काफ़ी बाद में तोड़ते हैं, तो वो आगे देखने को मिलेगा। तो इन्होंने क्या चलाई, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। अब दूसरे नंबर पर देखते हैं दोस्तों, तो दूसरे नंबर पर आते हैं अल्बुकर्क। और ये कब आते हैं, तो ये आते हैं 1509 ईस्वी में। और कब तक रहते हैं ये भारत में, तो ये रहते हैं 1515 ईस्वी तक। तो दोस्तों फिर आते हैं अल्बुकर्क। तो हम देखते हैं दोस्तों, तो पहले जो आते हैं अल्मीड़ा, फिर आते हैं अल्बुकर्क। इनके काफ़ी लंबे चौड़े नाम हैं, हमें तो काफ़ी टाइटल ही याद करना है जिससे हमारे क्वेश्चन ना छूटें। तो फिर आते हैं, अगर इन्हें देखें तो ये आते हैं, ये भारत के क्षेत्रों को जीतते हैं। और जीतने के जो कंपनी होती है उसका जो भाग होता है, विस्तार होता है, वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो इनके अगर देखें तो इन्हें वास्तविक संस्थापक भी कहा जा सकता है, वास्तविक संस्थापक। वैसे अगर संस्थापक की बात करें, सीधे संस्थापक की बात करें तो अल्मीड़ा भी होंगे, लेकिन अगर देखें अल्बुकर्क, अगर वास्तविक संस्थापक पूछता है तो वास्तविक संस्थापक कौन है, अल्बुकर्क। तो ये क्या करते हैं, ये जो हम देखते हैं 1510 ईस्वी में जो बीजापुर के अभियान चलाते हैं, बीजापुर का अभियान चलाते हैं। तो बीजापुर के शासक कौन होते हैं, तो आदिल शाह होते हैं। और उनसे क्या जीतते हैं, तो गोवा जीतते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो जो 1510 ईस्वी में बीजापुर का अभियान चलाते हैं दोस्तों, बीजापुर का अभियान, और वहाँ के जो शासक होते हैं कौन होते हैं, आदिल शाह। उनसे क्या जीतते हैं दोस्तों, तो उनसे जीतते हैं ये गोवा। अब गोवा जीतते हैं, तो हम देखते हैं दोस्तों गोवा को जीतते हैं। लेकिन अगर इन्हें देखें दोस्तों तो ये गोवा को जीतते हैं। अगर सबसे पहले जो यूरोपियों में आते हैं भारत, वो कौन आते हैं, पुर्तगाल। और सबसे बाद में कौन जाते हैं, तो पुर्तगाल। हमने देखा दोस्तों आते कितने में, 1498 में। लेकिन अगर गोवा पर अधिकार कर लेते हैं, तो अगर अधिकार को देखें दोस्तों तो अधिकार कब छूटता है इनका,
तो इनका गोवा से अधिकार छूटता है भारत की आज़ादी के बाद 1961 में। तो गोवा कब आज़ाद होता है? तो 1961 में। और इसके बाद देखें दोस्तों तो जो अल्बुकर्क थे उन्होंने एक जो नीति चलाई, अभियान चलाया, नीति चलाई, जो उन्होंने चलाया था एक विवाह नीति। तो विवाह नीति का मतलब था जो भी पुर्तगाली व्यक्ति थे वो एक बस्ती बनाई उन्होंने भारत के क्षेत्र में, और वहाँ की जो हमारे हिंदू धर्म की जो स्त्री थी उनसे शादी की, और उन्होंने क्या कहा, अपने धर्म प्रचार के लिए उन्होंने अपना ईसाई धर्म फैलाना चाहा। और जो हमारे हिंदू व्यक्ति थे उन्होंने पुर्तगालियों को अपना समझा, और इससे एक शब्द उत्पन्न होता है दोस्तों 3G। ये मोबाइल सिम वाला 3G नहीं है, ये इसमें 3G का मतलब है गॉड, गोल्ड, ग्लोरी। तो इसका मतलब है गॉड का मतलब है कि वो अपनी ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे। और अगर देखें गोल्ड का मतलब तो वो आर्थिक संपत्ति की चाह रखते थे। और ग्लोरी का मतलब देखें तो ये एक ऐसा दौर चल रहा था कि जो यूरोपीय देश थे उनमें ऐसा एक दौर चल रहा था कि जो देश थे वो अपने आप को चाहते थे कि मेरी ख्याति बढ़े, मेरी ख्याति बढ़े। तो इसका मतलब ये था। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों तो तीसरे नंबर पर आते हैं नीनो डी कुन्हा। तीसरे नंबर पर कौन आते हैं दोस्तों? तो तीसरे नंबर पर आते हैं नीनो डी कुन्हा। अब नीनो डी कुन्हा के बारे में पढ़े दोस्तों तो ये आते हैं। अब ये क्या करते हैं दोस्तों, तो जो अल्बुकुर्क ने क्षेत्र जीता था गोवा, तो वो उसको राजधानी और कार्यालय क्षेत्र बनाते हैं। किसको? गोवा को राजधानी कौन बनाते हैं दोस्तों? तो वो बनाते हैं नीनो डी कुन्हा। अगर इसे देखें तो गोवा को जीता किसने? तो वो अल्बुकर्क ने जीता। और राजधानी किसने बनाया? तो उन नीनो डी कुन्हा ने बनाया। और जो अगर हम देखें अल्बुकर्क के दौरान कौन सी राजधानी थी? तो उनके दौरान थी कोचीन। उन्होंने सबसे पहले कोचीन को राजधानी बनाया था। और इन्होंने कौन सी राजधानी बनाई? तो गोवा को राजधानी बनाया। अब इसके उपरांत देखें दोस्तों तो इनसे बस एक ही दो क्वेश्चन बनते हैं नीनो डी कुन्हा से। तो इन्होंने गोवा को राजधानी बनाया, लेकिन एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि इन्होंने 1535 में दीव को और 1559 में दमन को इन्होंने जीता। और जीतने के बाद ये भी कब आज़ाद होते हैं दोस्तों? तो ये भी गोवा के साथ 1961 में आज़ाद होते हैं। भारत की आज़ादी के बाद आज़ाद होते हैं। अब देखें दोस्तों तो इनसे एक दो क्वेश्चन और पूछ लिए जाते हैं कि अगर देखें दोस्तों तो इनसे एक दो क्वेश्चन अलग भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस के जनक किसे कहा जाता है? तो वो किसको कहा जाता है? पुर्तगाल को। किसका? प्रिंटिंग प्रेस का जनक। तो जो प्रिंटिंग प्रेस थी जो उसका भारत में दौर चला वो कौन लाया? तो वो पुर्तगाल के द्वारा हुआ। और प्रिंटिंग प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो पुर्तगाल को। इसके बाद देखें दोस्तों तो वो कुछ ऐसी फसल थी जो पुर्तगाल अपने साथ लाए थे जिनसे भारत काफ़ी परिचित नहीं था। अगर हम देखते हैं दोस्तों तो जैसे अनानास की खेती, और इसके बाद देखें तो गन्ना की खेती और पपीते की खेती। तो ये एक ऐसी फसल थी जिनसे भारत परिचित नहीं था। पुर्तगाल वासी इन्हें अपने साथ लाए और यहाँ एक कल्चर ऐसा मिक्स किया कि यहाँ भी आज के वर्तमान में भी देखें तो वर्तमान में भी होती हैं ये। तो अनानास, गन्ना और पपीते की खेती का जो प्रभुत्व मिला है वो कहाँ से मिला है? तो वो पुर्तगाल से मिला है। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे की तरफ। वो कौन है? तो वो है डच। अब डचों के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो डच अब हम जानते हैं दोस्तों लगभग 1595
या 96, 1595 या 96 के लगभग एक शासक होते हैं जिनके नेतृत्व में ये निकलते हैं, उनका नाम है कॉर्नेलियस हाउटमैन। तो कॉर्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में खोज की जाती है, भारत की, अन्य देशों की भी खोज की जाती है। तो वो क्या होता है कि जो वो निकलते हैं यूरोप से और वो कहाँ पहुँचते हैं, तो वो पहुँचते हैं पूर्वी एशिया में। और वो किसकी खोज कर लेते हैं, तो वो कर लेते हैं इंडोनेशिया की। अब इंडोनेशिया में देखें दोस्तों, तो इंडोनेशिया की खोज कर लेते हैं, लेकिन वहाँ से काफ़ी वो मसाले के व्यापार से संबंध रखते हैं। मसालों का जो व्यापार है वो काफ़ी वहाँ से प्राप्त करते हैं। अब मसालों की बात करें दोस्तों, तो जो मसाले हैं उनका प्रयोग किस लिए होता था, ये किस लिए खरीदते थे मसालों को, तो जो यूरोप था वो काफ़ी बर्फीला क्षेत्र था। अब वहाँ खाने की काफ़ी किल्लत होती थी। अब खाने की किल्लत होती तो वहाँ के जो लोग थे वो मटन चिकन खाते थे। मटन चिकन पर लगाकर क्या खाते थे, तो वो मसाला खाते थे जिससे स्वादिष्ट लगे। और इसके बाद देखें दोस्तों, जो मटन चिकन था वो अधिक दिनों तक चलाने के लिए मसाले का प्रयोग करते थे। जो इंडोनेशिया से पेपर सॉल्ट और काली मिर्च जो भी मसाले जाते थे उनका प्रयोग किस लिए किया जाता था, तो मटन चिकन आदि खाने के लिए किया जाता था। और अगर देखें तो दोस्तों, तो अधिक दिनों के चलाने के लिए भी मसाले का प्रयोग किया जाता था। अब इसमें देखते हैं दोस्तों, तो फिर वो आते हैं भारत। अब फिर भारत आते हैं, तो भारत आने के क्रम में देखते हैं दोस्तों, तो वो भारत से काफ़ी वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। जो वस्त्र प्राप्त करते हैं, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, तो वो प्राप्त करते हैं। तो वो कहाँ जाकर बेचते हैं, तो अपने डच के वो पहले नीदरलैंड हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता था, तो वो वहाँ अपनी पहचान देते हैं। अगर इसकी देखें दोस्तों, तो जो पुर्तगाल आते हैं उनसे क्या प्राप्त होता है, वो भारत की किस पहचान को देते हैं, तो जो पुर्तगाल वासी होते हैं वो मसालों को पहचान देते हैं, भारत के मसालों को यूरोप में पहचान देते हैं। लेकिन उससे अधिक देखें तो जो डच होते हैं वो भारत के वस्त्रों को यूरोप में पहचान देते हैं। तो इनसे ये क्वेश्चन बन जाता है। अब इसके बाद देखें दोस्तों, तो एक 1559 में जो हम देखते हैं दोस्तों, 1559 में बेदरा का युद्ध होता है बंगाल के क्षेत्र में। तो उसमें क्या होता है कि जो ब्रिटेन और डचों के बीच मध्य युद्ध होता है, और इस युद्ध में जो डच होते हैं वो पराजित हो जाते हैं, और इन डचों का वहीं से झोला बोरिया बिस्तर बन जाता है, और जो अंग्रेज होते हैं उनका प्रभुत्व बढ़ जाता है और वो अपने कदम आगे बढ़ाने लगते हैं, और इनका बोरिया बिस्तर बन जाता है, और इनके रुकने की संभावना मतलब ख़त्म हो जाती है, इनका सिस्टम यहीं से। फिर देखते हैं हम दोस्तों 1560 में एक बांडीबास का युद्ध होगा, तो वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं 1559 में कौन सा युद्ध होता है दोस्तों, तो वो होता है बेदरा का युद्ध। अब बेदरा का युद्ध, बेदरा कहीं कहीं वेडरा भी होगा, तो बेदरा कहाँ थी, ये बंगाल में एक जगह थी जहाँ किसके बीच होता है, तो डच और इंग्लैंड के बीच, जिसमें डच पराजित हो जाते हैं पूरी तरह से और डचों का बोरिया बिस्तर बनना तय हो जाता है। फिर हम देखते हैं दोस्तों, जो ये भारत आते हैं और ये फिर अपना व्यापार भी बनाते हैं, कोठी भी बनाते हैं और फैक्ट्री बनाते हैं। तो फिर देखते हैं हम दोस्तों कि जो ये जो वो होते हैं मुग़ल शासक, वो सोचते हैं कि इनका जो क्रम है वो राजनीतिक, जो इनका व्यापारिक मूल केंद्र नहीं है, इनका राजनीति हस्तक्षेप करना है। तो फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि फिर होती है क्रांति, 1757 की क्रांति। और 1757 की क्रांति में देखते हैं, तो ये दोस्तों 1757 है, 1759। तो फिर होती है 1757 की क्रांति। और 1757 की क्रांति में क्या होता है, तो वो होती है 1757 में प्लासी का युद्ध, और 1764 में बक्सर का युद्ध। तो वो हमें देखने को मिलती है, तो वो हम आगे बात करेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो से काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा, तो आप एक बुक लें और बुक से ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश करें। तो हमारा जो वीडियो है ये आप पहला वीडियो आया है, इसके बाद देखते हैं दोस्तों संविधान पर भी वीडियो बनेंगे बीच बीच में, और मध्यकालीन भारत पर भी बीच बीच में वीडियो आते रहेंगे। तो जो जिससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसके अधिकतर वीडियो आएंगे। तो थैंक यू दोस्तों।